नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम कोशिका के बारे में सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। अब हम जीव विज्ञान के अपने अगले भाग वनस्पति विज्ञान पर चलते हैं। हम वनस्पति विज्ञान के बारे में चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे और उनके प्रयोगों के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक क्या है, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। बॉटनी क्या होता है या वनस्पति विज्ञान क्या होता है, वह चीज़ें या वह विज्ञान जहाँ पर हम क्या करते हैं, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, या इसको हम क्या लिखेंगे, वनस्पतियों के अध्ययन के विज्ञान को, वनस्पतियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। वनस्पतियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। अब इनके जनक क्या कौन थे, इनके पिता कौन थे, ये समझते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के पिता कौन थे, वनस्पति विज्ञान के पिता या जनक, जो भी हम कहें, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन थे। तो वनस्पति विज्ञान के पिता हम लोग जानते हैं कौन थे, थियोफ्रेस्टस। कौन थे वनस्पति विज्ञान के पिता, ये थे थियोफ्रेस्टस। कौन थे, थियोफ्रेस्टस। इनका हम इंग्लिश नाम भी समझ लेते हैं, यही है थियोफ्रेस्टस। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया, बहुत सारी वनस्पतियों की प्रजातियों का अध्ययन किया और उन्होंने उनको एक किताब में सम्मिलित किया। किस में किया, एक किताब में सम्मिलित किया। और किताब का नाम क्या था, उस किताब का नाम क्या था, उस किताब का नाम था हिस्टोरिया प्लानिटेरिया था। सॉरी, क्या था, हिस्टोरिया प्लानिटेरिया। क्या नाम था, हिस्टोरिया प्लानिटेरिया। किसकी किताब थी, थियोफ्रेस्टस की किताब थी। क्या किया था किताब में इन्होंने समस्त वनस्पतियों का या बहुत सारी वनस्पतियों की प्रजातियों का अध्ययन किया और अपने अध्ययन को एक किताब में सम्मिलित किया जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लानिटेरिया। अब इन्होंने वनस्पति विज्ञान के बारे में अपने विचार रखे, इस कारण इनको थियोफ्रेस्टस को या सबसे पहले रखे थे, इस कारण इनको वनस्पति विज्ञान का जनक या बॉटनी का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये तो था वनस्पति विज्ञान के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हमें पढ़ना क्या है, हम ये समझते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम एक तालिका या सारणी बना लेते हैं कि हमको क्या क्या आगे पढ़ते चलना है। ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, या पादपों का पढ़ेंगे हम, क्या, पादपों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, पादपों का वर्गीकरण। ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं, प्लांट क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन। दूसरा हम पढ़ेंगे पादप आकारिकी। क्या पढ़ेंगे, पादप आकारिकी को क्या कहते हैं, पादप आकारिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे पादप जनन के बारे में। ठीक है, या इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। अब आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे पौधों में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं, प्लांट हार्मोन्स के बारे में। किसके बारे में, प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, या इसको हम लिखेंगे पादप हार्मोन्स। क्या लिखेंगे, पादप हार्मोन्स। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देते हैं प्लांट
हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट हार्मोन्स के बारे में। अब अगला हमारा क्या है? अगला है प्लांट या पादप रोगों के बारे में। पादप रोगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको लिख देते हैं प्लांट डिजीजेस, प्लांट डिजीजेस, ठीक है। प्लांट डिजीजेस ये है 5 मेन टॉपिक, और कुछ अगर इसमें अगर एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। चलिए, तो ये आपका पादपों का वर्गीकरण, प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप आकार की, प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब देखिए प्लांट मॉर्फोलॉजी में क्या आता है? प्लांट मॉर्फोलॉजी में जो प्लांट के भाग होते हैं, उसकी जड़, तना, पत्तियां, प्रकाश संश्लेषण इत्यादि चीज़ों के बारे में हम प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। पादप जनन, उसका रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन अंग क्या होते हैं, जनन अंग कौन से होते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। आगे पादप हार्मोन्स, पौधों में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, उन हार्मोन्स का क्या कार्य होता है, ठीक है, इन सब के बारे में हम प्लांट हार्मोन्स में समझेंगे। पादप रोग और पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं, किसके कारण होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इनका क्या प्रभाव होता है, या ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पादप रोगों में पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं, चालू करते हैं सबसे पहले पादपों का वर्गीकरण या प्लांट क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो प्लांट क्लासिफिकेशन हम चालू करते हैं। पादपों का वर्गीकरण, पादपों का वर्गीकरण, इसको हम क्या कहते हैं? प्लांट क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब सबसे पहले पादपों का वर्गीकरण हुआ। वर्गीकरण किया क्यों गया? देखिए, हम जानते हैं कि इस धरती पर बहुत सारे पादप पाए जाते हैं, वो विभिन्न प्रजातियों के होते हैं या उनका अलग अलग उनकी संरचना होती है, ठीक है। तो इन सब पादपों पे अध्ययन किया गया और उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, ताकि हम समझ पाएँ कि कौन सा पादप किस तरह का व्यवहार करता है या उसकी संरचना कैसी है। इन सब के आधार पर हम पादपों का वर्गीकरण करते हैं। तो मेनली जो क्लासिफिकेशन था सबसे पहले, तो वो हम मानते हैं किसके आधार पर? पुष्पों के आधार पर हम क्लासिफिकेशन को लेकर चलते हैं। तो पादपों का वर्गीकरण हम करेंगे किसके आधार पर? पुष्पों के आधार पर। तो सबसे पहले वर्गीकरण क्या करेंगे? पहले हम वर्गीकरण करते हैं 2 भागों में। क्या है वो 2 भाग? अब हमने पुष्पों के आधार पर रखा है, यानी क्या होगा? एक तो वो होगा जिनमें पुष्प पाए जाएंगे और एक वो होगा जिनमें पुष्प नहीं पाए जाएंगे। तो जो है सबसे पहले क्या होगा? जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? अपुष्पोद्भिद, ठीक है, अपुष्पोद्भिद, या इनको हम कहते हैं क्रिप्टोगैमी, ठीक है। और इनको क्या कहेंगे? पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद मतलब जिनमें पुष्प पाए जाएं, या इनको हम क्या कहेंगे? फेनेरोगैमी, ठीक है। एक होता है अपुष्पोद्भिद जिसमें पुष्प नहीं पाए जाएं, और एक होता है पुष्पोद्भिद जिसमें पुष्प पाए जाएं। अपुष्पोद्भिद को हम कहते हैं क्रिप्टोगैमी एंड पुष्पोद्भिद को कहते हैं फेनेरोगैमी, ठीक है। ये आप याद रखें कि इसका वर्गीकरण किया गया 2 भागों में। पहला भाग जिसमें पुष्प नहीं पाए जाएं अपुष्पोद्भिद, दूसरा भाग जिसमें पुष्प पाए जाएं वो होता है आपका फेनेरोगैमी या पुष्पोद्भिद। अब अपुष्पोद्भिद में भी 3 पार्ट आए। कौन कौन से आए? अपुष्पोद्भिद में भी क्या है? 3 पार्ट आए। वो पार्ट क्या क्या थे समझते हैं। देखिए, एक पार्ट आपका हो गया पहला, जिसको हम कहते हैं थैलोफाइटा। क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। इंग्लिश में भी लिख लेते हैं इसको, क्या होगा? थैलोफाइटा, ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ आपका? ब्रायोफाइटा। क्या हुआ? ब्रायोफाइटा, ठीक है, या इसको हम लिखेंगे इंग्लिश में क्या? ब्रायोफाइटा ही लिखेंगे। अब एक और है, अगला है हमारा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्या है? टेरिडोफाइटा, ठीक है। क्या हो गया? टेरिडोफाइटा, या इसको हम लिखते हैं टेरिडोफाइटा,
सॉरी, ये हो गया आपका टेरिडोफाइटा होगा, टेरिडोफाइटा। ठीक है। अब देखिए पादपों का वर्गीकरण किया 2 भागों में, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद को बांट दिया 3 भागों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। उसी प्रकार हम पुष्पोद्भिद को भी क्या करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। पुष्पोद्भिद को हम बांटेंगे 2 भागों में। वो 2 भाग कौन कौन से होंगे समझते हैं। 2 भाग। अब इसमें पहला भाग क्या होगा आपका, नग्नबीजी। नग्नबीजी क्या होगा, नग्नबीजी। और दूसरा क्या होगा, आवृतबीजी। आवृतबीजी। एक लाइन में इसको लिख देते हैं, क्या होगा आपका, आवृतबीजी। क्या होगा, आवृतबीजी। ठीक है, आवृतबीजी। अब नग्न बीजी को हम और क्या कहते हैं, अनावृत बीजी। जैसे ये आवृत बीजी है तो ये क्या होगा, अनावृत बीजी। ठीक है, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इंग्लिश में इसको लिखते हैं हम जिम्नोस्पर्म। क्या, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और इसको लिखते हैं हम एंजियोस्पर्म। क्या लिखते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। अब देखिए आवृत बीजी पौधों को भी किसमें, 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया। अब ये 2 भाग क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं। ये 2 भाग हैं, एक तो है आपका पहला है एक बीज पत्री। क्या है, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री। और दूसरा है द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया। एक बीज पत्री को लिखते हैं हम मोनोकॉट, मोनोकॉट। और द्विबीज पत्री को लिखते हैं डाइकॉट। क्या लिखते हैं, डाइकॉट। ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर। क्या है, पादपों का वर्गीकरण। पादपों का वर्गीकरण हुआ 2 भागों में, एक अपुष्पोद्भिद और दूसरा पुष्पोद्भिद, क्रिप्टोगैमी एंड फेनरोगैमी। अपुष्पोद्भिद को 3 भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, अपुष्पोद्भिद को कितने भागों में, नग्न बीजी और आवृत बीजी, या इसको अनावृत बीजी और आवृत बीजी दोनों कह सकते हैं। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म को भी 2 भागों में बांटा गया, एक बीजपत्री एंड द्विबीजपत्री। ठीक है, तो अब इन सब का हम डिटेल्ड अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसे डिटेल में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम अपुष्पोद्भिद को। सबसे पहले किसको लेते हैं, अपुष्पोद्भिद को। चलिए अपुष्पोद्भिद के बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लेंगे, अपुष्पोद्भिद। ठीक है, अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद, या इसको हम लिखते हैं क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमी। और देखिए आराम से एकदम पढ़ते हुए चलते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, समय हमारे पास बहुत है। सारी चीज़ों को अगर एक बार हमें डिटेल में समझ लिया तो आगे हमें दोबारा अगर रिवीजन करना हुआ तो हम एक नज़र देखेंगे और सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। तो इसलिए हम आराम आराम से धीरे धीरे अच्छी तरह से पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद का मतलब बताया जिसमें पुष्प नहीं पाए जाए। तो सबसे पहले क्वालिटी इसकी क्या हो गई, सबसे पहली क्वालिटी इसकी हो गई, सबसे पहली क्वालिटी इसकी क्या हो गई, सबसे पहली क्वालिटी है कि इसमें पुष्प नहीं पाए जाएंगे। लिख लेते हैं, क्या होगा, इसमें पुष्प नहीं पाए जाएंगे, इसमें पुष्प नहीं पाए जाते। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। ये हमने जाना अपुष्पोद्भिद के बारे में। अब अपुष्पोद्भिद को भी कितने कैटेगरी में बांटा गया, 3 कैटेगरी में। तो उसकी सबसे पहली कैटेगरी हम उठा लेते हैं, क्या, थैलोफाइटा। क्या उठाते हैं हम, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। क्या उठाते हैं, थैलोफाइटा, या इसको हम लिखते हैं हिंदी में भी थैलोफाइटा। ठीक है, अब ये हो गई हमारी पहली कैटेगरी, किसके अंतर्गत, क्रिप्टोगैमी या अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत। अब देखिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए इसके बारे में क्या है, थैलोफाइटा। अब इसके नाम से हम थोड़ा क्या करते हैं, डिटेल निकालते हैं। नाम है इसका क्या, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। अब इसमें
एक ये शब्द और एक ये शब्द, यानी ये थैलो और फाइटा दो शब्दों से मिलकर क्या बना है, थैलोफाइटा। थैलो का अर्थ होता है थैलस, थैलस, और एक होता है फाइटॉन। अब देखिए ये फाइटॉन आपको हर जगह मिलेगा, कहाँ कहाँ, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा, तीनों जगह मिल रहा है। थैलस का अर्थ होता है सूकाय, सूकाय, सूकाय मतलब क्या होता है, स्पंजी या कह सकते हैं मोटा। फाइटान, फाइटान का अर्थ होता है पादप, ठीक है, वह पादप जो सुकाए हों, क्या हो जाएंगे वो, थैलोफाइटा, थैलस हो। अब वो पादप कौन कौन से होते हैं देखते हैं, वो पादप कौन कौन से हैं, देखिए थैलोफाइटा पादप ये कौन कौन से हैं, इसमें आते हैं आपके एल्गे, कौन आते हैं, एल्गे, इनको हम क्या कहते हैं, शैवाल, शैवाल कहते हैं, ठीक है। और कौन कौन आता है, देखिए मेनली इसमें आपका एल्गे ही आता है, और आते हैं जैसे कवक, और कवक आता है, और आपके जीवाणुओं को या बैक्टीरिया को रखा जाता है। लेकिन जीवाणु और बैक्टीरिया ये क्या होते हैं, पादपों को फॉलो नहीं करते हैं। कब देखेंगे आप इनको किसमें, एनिमल्स में भी रखा गया है, इनको प्लांट में भी रखा गया है, तो उनके ऊपर क्या होता है, संशय उत्पन्न है या विवाद है, तो इस कारण, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। लेकिन मेन रूप से कौन होगा आपका, एल्गे या शैवाल, फंजाई या कवक, और कौन है, बैक्टीरिया, 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 ठीक है। तो ये है आपका एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो अगर इनको पादप की कैटेगरी में रखा गया है तो इसके अंदर क्या गुण होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो ये ऑटोट्रॉफिक होनी चाहिए, कैसे, जो अपना भोजन स्वयं बनाती हो। या इनके अंदर क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल, कौन है, सबसे पहली चीज़ क्या होगी इसमें, इसमें होना चाहिए आपका ऑटोट्रॉफिक, या क्या हो ये कैसे हो, स्वपोषी, ठीक है, कैसे हो ये, स्वपोषी हो, यानी ये क्या करते हो, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल द्वारा क्या करते हो, अपना भोजन बनाते हो, क्लोरोफिल द्वारा, या प्रकाश संश्लेषण लिख देते हैं इसको, स्वपोषी हो, और क्या करते हो, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हो, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हो, भोजन बनाते हो। अब देखिए इसमें हम शैवाल को लेते हैं, सबसे पहले शैवाल के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, शैवाल क्या होता है आपका, शैवाल ऑटोट्रॉफिक होता है, इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल इसमें पाया जाएगा। जहाँ भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसका मतलब क्या होगा, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और वो अब क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। और देखिए शैवाल कैसे होते हैं, ये जलीय होते हैं, कैसे होते हैं, ये जलीय पादप होते हैं, या जल में पाए जाते हैं, ठीक है, शैवाल क्या होते हैं, जल में पाए जाते हैं। शैवाल कैसे होते हैं, जलीय पादप होते हैं। अब देखिए और एक चीज़ क्या होगा, चौथी पॉइंट क्या होगी उसमें, चौथी पॉइंट इसमें ये होगी कि इनमें क्या नहीं होता, जड़, तना और क्या, पत्तियां, जड़, तना और पत्तियां विभक्त नहीं होती हैं, विभक्त नहीं होती हैं। क्या होता है, जड़, तना और पत्तियां विभक्त नहीं होती। यानी ये जो आपका एल्गे है, एल्गे ये क्या होता है, ये आपने सुना समुद्र में क्या पाया जाता है, शैवाल पाए जाते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, उनमें पत्तियां, जड़ और तना ये सब क्या होता है, इसमें ये विभक्त या बटा हुआ नहीं रहता है, ये सिंपली एक फॉर्म में पड़ा रहता है, ठीक है। तो इसमें जड़, तना और पत्तियां, इनको आप अलग अलग देख नहीं सकते हैं, ये है शैवाल, ठीक है। और क्या होगा इसमें, पांचवी चीज, अब जड़, तना और पत्तियां विभक्त नहीं है, यानी इसमें एक और चीज क्या नहीं हुई, जाइलम एंड फ्लोएम, इसमें जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम नहीं पाया जाएगा,
नहीं पाया जाएगा, यानी इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाएंगे। जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं? ये संवहनी ऊतक होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? संवहन का कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं। तो क्या हुआ? सबसे पहली चीज, एल्गे क्या है? स्वपोषी है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उनमें क्या होगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा। ये कैसे होंगे? जलीय पादप है। जड़, तना और पत्तियां इनमें विभक्त नहीं होती हैं, इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। इनके उदाहरण यहीं देख लेते हैं। इनके उदाहरण क्या होंगे? एग्जाम्पल, जैसे इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें शैवाल की, तो शैवाल की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल जैसे आपने सुना होगा लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, ठीक है। ये शैवाल हैं। इनसे क्या होता है? आयोडीन मिलता है, ठीक है। तो अगर आयोडीन मिलेगा तो आपने सुना है आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग, ग्वाइटर रोग होता है। तो क्या होगा? लेमिनेरिया नामक शैवाल का प्रयोग किस में कर सकते हैं हम? घेंघा रोग में कर सकते हैं, या इसका उपयोग हम किस में करते हैं? घेंघा रोग के उपचार में। घेंघा रोग के उपचार में किस में करेंगे? घेंघा रोग के उपचार में, ठीक है। तो ये आपका लेमिनेरिया आयोडीन इससे मिलता है और इसका उपयोग किस में होता है? घेंघा रोग के उपचार में। और एक है आपका क्लोरेला, आपने नाम सुना होगा क्लोरेला। अब क्लोरेला का क्या कर रहे हैं? क्लोरेला से क्लोरेलिन क्या बनता है? क्लोरेलिन, ठीक है। ये क्या है? ये एक प्रकार की प्रतिजैविक है या एंटीबायोटिक्स जिसको हम कहते हैं। क्या है ये? प्रतिजैविक, या जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये भी क्या होती है? दवाई का कार्य करती है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे अल्बा हो गया आपका, ठीक है। अल्बा है, फ्यूकस है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो मेन आपका लेमिनेरिया, क्लोरेला, ये दो आप याद रखें क्योंकि इनसे प्रश्न बनता है, ठीक है। अब आगे हमारा क्या था? फंजाई था या कवक था। कवक क्या होता है? सबसे पहले जो कवक के अध्ययन को हम क्या करते हैं? हमने शुरू में ही पढ़ाया था जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बता रहे थे, उसी हमने आपको क्या बैक्टीरिया और फंजाई और एल्गी के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को कहते हैं हम माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी। और बैक्टीरिया जीवाणु, ये भी बताया था। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1683 ईस्वी में, ठीक है। और उसका नाम किसने दिया था? एरेनबर्ग ने क्या नाम दिया? जीवाणु या बैक्टीरिया नाम दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा अध्ययन इनके बारे में कर लेते हैं। देखिए फंजाई या कवक, देखिए हमने देखा कि एल्गे में क्या हो रहा था? शैवालों में क्या हो रहा था? क्लोरोफिल क्या हो रहा था? पाए जा रहे थे। अब इनमें यही नहीं होगा, उल्टा क्या होगा? पर्णहरित, या जिसको कहते हैं हम क्लोरोफिल, पर्णहरित नहीं पाया जाएगा। क्या होगा? नहीं पाया जाएगा। और क्या होगा? दूसरा पर्णहरित नहीं पाया जाएगा। और क्या होगा? और इसमें भी क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम ये नहीं पाए जाएंगे। जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाएंगे। आगे तीसरा होगा आपका, तीसरे में जाइलम फ्लोएम हो गया। अब इसमें भी क्या होगा? जड़, तना और पत्तियां नहीं होंगी, ठीक है। जड़, तना और पत्तियां नहीं होंगी। अब यहाँ पे देखिए वो जो एल्गे था या शैवाल था वो क्या कर रहा था? पर्णहरित उसमें पाया जा रहा था, यानी कहीं ना कहीं तो वो सिमिलरिटी दिखा रहा था, समानता दिखा रहा था किससे? पादपों से। लेकिन इसमें तो ये भी नहीं पाया जा रहा है, पर्णहरित भी नहीं पाया जा रहा है, जाइलम फ्लोएम उसमें भी नहीं था, मान लीजिए इसमें भी नहीं है। लेकिन मेन जो क्लोरोफिल था, ऑटोट्रॉफिक जो क्रिया होती थी, वो भी इसमें क्या हो रही है? नहीं पाई जा रही है। तो इस कारण इसको हम विवादों में रखते हैं या इनको हम अब नहीं मानते हैं किसमें? इस प्लांट किंगडम में। आगे देख लेते हैं। और अगला क्या था हमारा? एक था बैक्टीरिया, एक था हमारा क्या? बैक्टीरिया देख लेते हैं। बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं। ये बैक्टीरिया, अब देखिए बैक्टीरिया में भी क्या होगा? इसमें भी
पड़हरित नहीं पाया जाएगा। क्या होगा? पड़हरित नहीं पाया जाएगा। और इसमें भी जाइलम फ्लोएम नहीं होगा, जाहिर सी बात है, जाइलम फ्लोएम नहीं होगा। और इसमें भी जड़ तना और पत्तियां ये भी नहीं होंगी। तो कुल मिला के इसको भी हम क्या करते हैं, प्लांट किंगडम में नहीं मानते हैं। ठीक है, इसमें भी पड़हरित नहीं पाया जा रहा है। तो कुल मिला के मेनली हम किसको मानेंगे? थैलोफाइटा में शैवालों को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आगे आएगा हमारा थैलोफाइटा के बाद क्या आएगा? थैलोफाइटा के बाद आएगा ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद आता है हमारा ब्रायोफाइटा। दूसरा है हमारा क्या? ब्रायोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा के बाद क्या आता है? ब्रायोफाइटा। लिख लेते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं ब्रायोफाइटा क्या होता है। वहाँ पर हमने देखा थैलोफाइटा में उनका शरीर कैसा था? थैलस था, सुकाय था। अब यहाँ में भी क्या करते हैं? नाम से अर्थ निकालते हैं। थैलोफाइटा था और ये ब्रायो और फाइटा यानी फाइटॉन एक तरफ से कह लें, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा, देखिए ब्रायोफाइटा में क्या होता है आपका? ब्रायोफाइटा को मुख्यतः हम क्या कहते हैं? उभयचर। ठीक है, क्या कहते हैं? उभयचर, या इसको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन। एम्फीबियन, ठीक है, एम्फीबियन हम कहेंगे इसको। देखिए ब्रायोफाइटा, ब्रायोन माने क्या होता है आपका? मॉस होता है। क्या होता है? मॉस। और फाइटॉन मतलब पादप। ठीक है, तो ऐसे पादप जो कैसे हो? मॉस के रूप में हो। मॉस मतलब क्या होता है आपका? काई। काई के बारे में आपने सुना होगा, जो अक्सर देखेंगे आप, बरसात वगैरह होती है तो हमारी छत पे या दीवारों पर या ऐसी जगह जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर क्या होती है? काई लग जाती है। ठीक है, तो यही होता है आपका मॉस। फाइटॉन यानी पादप, ऐसे पादप जो काई के रूप में या मॉस हो उनको क्या कहेंगे? ब्रायोफाइटा। अब देखिए ब्रायोफाइटा के बारे में हमने आपको सबसे पहली चीज़ क्या बताया? ये होते हैं उभयचर, या इनको क्या कहते हैं? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, या पादपों में क्या होते हैं ये? उभयचर। उभयचर मतलब जो जल पर भी पाए जाएं और थल पर भी पाए जाएं, दोनों जगह पाए जाएं, ये हो गया आपका उभयचर। तो देखिए अब इनके बारे में हम समझते हैं एक एक पॉइंट करके हम ब्रायोफाइटा के बारे में समझते हैं। देखिए ब्रायोफाइटा में क्या होगा? सबसे पहली चीज़ होगा इसमें पड़हरित पाया जाएगा। पड़हरित पाया जाएगा, पड़हरित पाया जाता है। ठीक है, क्या होगा? इसमें पड़हरित आपका पाया जाएगा। अब पड़हरित अगर पाया गया तो क्या होगा? ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। तो ये कैसे होंगे? ये कैसे होंगे? ये होंगे स्वपोषी। ठीक है, अब ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे तो ये कैसे होंगे? स्वपोषी। यानी ये अपना भोजन किससे बनाएंगे? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा बनाएंगे? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, ये होते हैं स्वपोषी। इनमें पड़हरित या क्लोरोफिल पाया जाएगा और ये अपना भोजन कैसे बनाएंगे? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अब इनमें क्या होता है? पत्तियां और तना। क्या होता है? पत्तियां और तना, ऐसी संरचनाएं मिलती हैं। तना जैसी संरचनाएं क्या होती हैं? मिलती हैं। तना जैसी संरचनाएं मिलती हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? पत्तियों और तना जैसी संरचनाएं क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। और इसमें क्या होगा? जड़। जड़ क्या होता है? नहीं होता है। जड़ नहीं होता है, यानी ये कैसा होता है? इनके जड़ क्या होते हैं? अल्प विकसित होते हैं या कम विकसित होते हैं, या इनको हम क्या कह देंगे तब? अब इनमें पानी का संवहन तो होना जरूरी है। ठीक है, पानी का संवहन होना जरूरी है। तो इनमें जड़ के स्थान पर क्या होता है? मूलाभास। क्या होता है? मूलाभास, या जिसको हम क्या कहते हैं? राइजोइड्स। क्या कहते हैं?
राइजोइड। ठीक है, अब इनमें एक और चीज़ क्या नहीं होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। क्या नहीं होगा, जाइलम एंड फ्लोएम, यानी जाइलम और फ्लोएम इनमें नहीं पाया जाएगा। इसमें भी क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा, मूलाभास, राइजोइड। यही क्या करते हैं, पानी के संवहन में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, ये पानी को नीचे से ऊपर तक, ऊपर के भागों में पहुंचाते हैं। ये इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाएगा। आगे चलते हैं। आगे की बात अगर हम करें, देखिए पौधरहित हो गया, इसमें पत्तियां और तने जैसी संरचनाएं मिल रही हैं, लेकिन जड़ क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जड़ के स्थान पर क्या मिला, मूलाभास, या जिसको हम क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। आगे इसमें जाइलम और फ्लोएम भी क्या होगा, नहीं पाया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये मुख्यतः पाए कहा जाते हैं। ये पाए जाएंगे जलीय या दलदली स्थानों पर, जलीय या दलदली स्थानों पर क्या होंगे, ये पाए जाएंगे। अब देखिए इनका जलीय और दलदली स्थानों पर पाए जाने के पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है, देखिए पहले हमने इसके देखा क्या था, थैलोफाइटा जलीय पादप थे, उनमें संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम नहीं था। यानी अगर उन्हें पानी चाहिए तो वो कैसे लेंगे, जब जाइलम फ्लोएम है नहीं तो वो क्या होते हैं, पानी में ही रहे। अब इनमें क्या हो रहा है, पत्तियां और तना विकसित हो रही हैं, लेकिन क्या नहीं हुआ, जाइलम और फ्लोएम ही नहीं हुआ। अगर जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा तो इनको भी पानी कैसे मिलेगा, ये सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। तो पानी के लिए क्या करते हैं, जलीय स्थानों पर या दलदली स्थानों पर या ऐसे स्थानों पर जहाँ पर पानी नज़दीक हो या पानी की व्यवस्था हो, तो ये ऐसे स्थानों पर रहते हैं, जलीय या दलदली स्थानों पर। जल ही जलीय स्थान होगा तो जल तो वैसे ही उपस्थित है, दलदली स्थान है तो दलदल में भी जल क्या होता है, उपस्थित होता है। अब जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं है, जलीय या दलदली स्थानों पर पाए जाएंगे। अब देखिए इनको उभयचर क्यों कहा गया, उभयचर कहा गया इसलिए, सबसे पहली चीज तो ये कहाँ पे होंगे, थल पर भी होंगे, थल पर भी पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये निर्भर किस पर है, जल पर। तो जल पर अगर निर्भर होंगे तो इनको जल के पास क्या होगा, जाना ही पड़ेगा, या ऐसे स्थान पर जैसे यहाँ नदी है या कुछ है तो वहाँ पर क्या होंगे, किनारे पर ये उपस्थित होंगे। तो अब इनको देखिए, जब निषेचन की आवश्यकता होती है तो ये क्या करेंगे, जल पर निर्भर होंगे। इनमें निषेचन किसके द्वारा होगा, जल द्वारा होगा। यानी इनमें क्या होता है, सबसे बड़ी चीज इनमें होता है बाह्य निषेचन। क्या होगा, बाह्य निषेचन या जल द्वारा होगा। ठीक है, तो जल क्या करेगा, जैसे ये नदी है कोई, यहाँ कोई आपकी ब्रायोफाइटा वाला पौधा है, तो इसमें क्या होगा, इसका जो जननांग या कह सकते हैं एक तरफ से जो इसमें पाया जाता है, जनन की क्रिया में जो सहायक होते हैं वो क्या होंगे, इस पानी पर तैरकर मादा जननांग से क्या होंगे, पुरुष जननांग के पास जाएंगे। ठीक है, तो इनमें बाह्य निषेचन होता है। और तो ये देखिए बाह्य निषेचन किसके द्वारा होगा, जल द्वारा होगा। और ये पाए कहाँ पर जाएंगे, जलीय और दलदली स्थानों पर। ठीक है, अब ब्रायोफाइटा की कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। क्या करते हैं, ब्रायोफाइटा की कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, ब्रायोफाइटा के कुछ उदाहरण। अब देखिए इनके उदाहरणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज, एक चीज हमने मेंशन की कि नहीं, देखते हैं। हाँ, उभयचर है। उभयचर हमने आपको बता दिया कि ये क्या है, उभयचर है। अब आगे एक और चीज थी, देखिए इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, किसके, ब्रायोफाइटा के। तो ब्रायोफाइटा में एग्जाम्पल में क्या पाए जाएंगे आपके, मॉस, स्फेगनम, इसको मॉस भी कहते हैं। ठीक है, ये सब आपके किसमें पाए जाएंगे, ब्रायोफाइटा वाले एग्जाम्पल्स में। देखिए अगर हम बात करें स्फेगनम की, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, ब्रायोफाइटा जो पौधे होते हैं इनमें क्या होती है, जल धारण क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ये अपने भार का लगभग क्या करते हैं, 17 गुना जल धारित करते हैं। भार का
17 गुना या कह सकते हैं 17 या 18 गुना जो भी हो जल धारित करते हैं, भार का 17 गुना जल धारित करते हैं। यानी इनमें जल धारण क्षमता बहुत होती है इस स्फेग्नम में। ठीक है, तो अतः जहाँ पर भी कहीं पर अगर अत्यधिक नमी का कार्य हो या किसी चीज़ को या पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो तो वहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं? मॉस का, क्योंकि ये जल इनकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, ये जल को धारित करते हैं। यानी जहाँ पर अधिक देर के लिए नमी का कार्य हो वहाँ पर हम क्या करते हैं? मॉस को, स्फेग्नम को क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ब्रायोफाइटा के बारे में। अभी आपका टेरिडोफाइटा बचा है, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ये चीज़ें बची हैं। तो इनके बारे में थोड़ा हम इसको हमने डिटेल में जाना, इसलिए हमको थोड़ा अधिक समय लगा। आगे अगर हमने डिटेल में एक चीज़ पढ़ ली तो क्या होगा? आपको रिवीजन करने में ज़्यादा आसानी होगी, आपको चीज़ों को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि चीज़ों को एक बार में अच्छे से पढ़ें। तो इसके आगे की चर्चा हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में करेंगे, और अगले वीडियो में फिर से हम आगे की चीज़ों को जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।